सिंपल सी बात है, हमारा चैप्टर नंबर 15 है प्रोविजन और रिजर्व, ठीक है। कहने को सिर्फ 15-20 मिनट का चैप्टर, पर भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे चल के आपके बहुत जगह काम आने वाला है। पहले एक नंबर कुछ नहीं, एक नंबर मैटर नहीं करता भाई, जिंदगी भर में इतना मैटर करेगा ना 10 मिनट में। अभी तीन तो पन्ने हैं, उसके बाद पार्टी 3 पन्ने अन्ने मत देखो, अभी तुम समझना क्या होता है इसका मतलब। देखो अभी हमने पिछले चैप्टर में एक चीज पढ़ी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन तो पता है, पर ये प्रोविजन क्या है, व्हाट इज दिस प्रोविजन थिंग, ठीक है। और इससे पहले भी शायद हमने रिजर्व का कॉन्सेप्ट कहीं पढ़ा था, कहीं रिजर्व आया था, कहीं नहीं आया था। रिजर्व का मैंने बोला था क्रेडिट बैलेंस था, कुछ आया था ऐसा? नहीं आया था मेरे ख्याल से। ये तो आया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आया था? ये भी नहीं आया था। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ये भी नहीं आया। चलो कोई नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आया ना। देखो हमने पिछला चैप्टर ये भी पढ़ा है, ठीक है, उसमें ही प्रोविजन आया। अभी प्रोविजन का मतलब क्या, मैंने आपको बोला था सिंपल सी चीज। अभी ये समझ के चलो कि इसका क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। इसका क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अब हम समझेंगे इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, ठीक है। अब एक बात समझ ले, जो प्रोविजन और रिजर्व है ना, लगा दे भाई, ये जो प्रोविजन और रिजर्व है ये दोनों ना भाई भाई है। ये दोनों क्या है, भाई भाई। अब एक बात बताओ, भाई भाई का सरनेम सेम होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? आपका कोई भाई है, उसका सरनेम और आपका सरनेम सेम होगा, ठीक है। वैसे ही दोनों के थोड़े बहुत जीन्स भी सेम होते हैं शायद, अगर साइंस में सही बोल रहा हूँ तो। थोड़ी बहुत मतलब सिमिलैरिटीज तो होती है, फिर भी अलग अलग होते हैं कि नहीं होते? तो प्रोविजन और रिजर्व भी ऐसे सिमिलैरिटीज है, ठीक है, सिमिलैरिटीज है। सरनेम भी सेम है। और यहाँ पे मेरा सरनेम से क्या मतलब है, जो इनका वो है ना, क्या कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। मतलब दोनों के क्रेडिट बैलेंस ही होते हैं, तो सरनेम सेम है, ठीक है। पर इनमें विशेषताएं क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, चैप्टर क्यों बनाया है अलग, तो वो वही तो सीखना है हमें इस चैप्टर में, ठीक है। अगर भाई सेम ही होता तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत होती। तो प्रोविजन और रिजर्व का देखो सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। अच्छा सा नहीं लग रहा, लाइट बंद हो गई, ठीक है, अच्छा लग रहा है। देखो प्रोविजन और रिजर्व का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई पहली बात याद रखो, सारे दोनों क्या हैं, भाई है। फिर भी अलग कैसे है, ये सीखना है इस चैप्टर में। सबसे पहले हम ना मीनिंग सीखते हैं। देखो पहली बात ये जान लो, इन दोनों के पापा एक ही हैं, कौन? प्रॉफिट या रिवेन्यू बोल लो या इनकम बोल लो, कुछ भी बोल लो, वरना ज्यादा सुटेबल होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के बैलेंस क्या होता है बताओ? क्रेडिट होते हैं भाई, प्रॉफिट रिवेन्यू होता है। प्रॉफिट के बैलेंस होते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो जो पापा का सरनेम है वही बच्चों का भी सरनेम होगा। उसमें मशीनरी अकाउंट में उसमें क्यों लिखते हैं डेबिट में? अबे क्रेडिट में लिखते हैं, डेबिट। अच्छा वो डेबिट, प्रॉफिट डेबिट में लिखते हैं, उसमें क्रेडिट की चीजें लिखते हैं। डेबिट लिखते हो तो गेन वाला डेबिट में लिखते हैं ना। तो भाई एंट्री क्या बनेगी? एंट्री ना एंट्री बनाओ उसकी, जनरल एंट्री। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रही है किसकी वजह से? प्रॉफिट की वजह से। तो प्रॉफिट डेबिट साइड ही तो आएगा, ठीक है। क्या प्रॉफिट रेवेन्यू में आता है? प्रॉफिट, रेवेन्यू और इनकम तीनों ही। रेवेन्यू के बैलेंस से डेबिट होते हैं। किसने कहा? अबे क्रेडिट होते हैं भाई, क्रेडिट बैलेंस होता है रेवेन्यू के। अरे हाँ, एक्सपेंस के होते हैं डेबिट। आपका टैक्स लेता है ये तेज बन रहा है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात क्या है, मैंने बोला जो प्रोविजन और रिजर्व है उनके पापा एक ही हैं, कौन? प्रॉफिट, ठीक है। जो पापा का सरनेम होगा वही प्रोविजन और रिजर्व का भी सरनेम होगा। प्रॉफिट का क्या है? क्रेडिट बैलेंस। वैसे ही प्रोविजन और रिजर्व दोनों के क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस। क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों ने एक ही जगह से जन्म लिया है, क्या? प्रॉफिट से। अब ये प्रॉफिट से जन्म कैसे लेते हैं समझना, ठीक है। हमारा 10,000 प्रॉफिट हुआ, हमारा 10,000 क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। आप खुद देखना, ठीक है। सबके घर पे ना सेविंग होती है, सबके घर पे क्या होती है? सेविंग होती है, ठीक है। तो कभी कभी पता है क्या होती है? दो तरह की सेविंग होती है, ध्यान से समझना, ठीक है। नहीं यार ये वाला एग्जांपल दूसरे पे दूंगा, नॉर्मल समझो, ठीक है। आपने 10,000 कमाए, आपने क्या कमाए? 10,000 कमाए, ठीक है। आपने बोला कि मेरे को 1 साल बाद 10,000 नहीं, थोड़ा ज्यादा करते हैं इसे, चलो बाइक सस्ती कर देंगे, ठीक है। 10,000 कमाए, आपने बोला मेरे को 1 साल बाद बाइक खरीदनी है, जो कि कितने की है? 25,000 की है, 24,000 की मान लो। कितने की है? 24,000 की। कब खरीदनी है? 1 साल बाद। कब खरीदनी है? 1 साल बाद। हर साल ईएमआई कितनी कटेगी? 2,000। ईएमआई बोल रहा हूँ मैं। हर साल कितना सेव करना है आपको? 2,000। और आपने बोला है खरीदनी ही है, आपने बोला है खरीदनी ही है। कितने साल में खरीदेंगे? 12 महीने। 1 साल में 12 महीने होते हैं ना। तो आपने हर महीने साल बोला तो ठीक है यार, कोई नहीं। हर महीने में आपको 2,000 रुपए बचाने हैं, ठीक है। हर साल में आपको 2 महीने, हर महीने में 2,000 बचाने हैं।
तो साल में कितना हो जाएगा 24,000 और अगले साल आप क्या खरीद लोगे, खरीद लो, ठीक है। और खरीदनी है, कंपल्सन है, क्या है, कंपल्सन है, ठीक है। और वैसी चुप करना है, रेडियो नहीं सेकंड हैंड बाइक मिल रही है, ठीक है, तो बताओ ना सर, अरे 24,000 की बाइक है, ठीक है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी आगे बात क्या है, ये पहला तो हो गया क्या, कंपल्शन है, बचाना पैसे, ठीक है। आप दूसरा एग्जांपल सुनना, ठीक है। आपने बोला यार मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पैसे सेव हो, कि कल को भाई कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, तो क्या होता है हमारे, देखो सब घर पे सेव करते हैं, ठीक है। घर पे क्यों सेव करते हैं, कि कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो हम यूज़ कर सके। जैसे आजकल पेंडेमिक के टाइम पे सबने सेविंग इस्तेमाल करी, बहुत लोगों के बिजनेस बर्बाद हो गए, बहुत लोगों की क्या कहते हैं जॉब छूट गई, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो बंदों ने क्या कर रखा था, पैसे सेव कर रखे थे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, हमारा फिक्स था, जो पैसे हम बचा रहे हैं किसके लिए बचा रहे हैं, बाइक के लिए, बाइक के लिए, ठीक है। और हम उसमें क्या था 2,000 डालने हैं, तो मतलब 2,000 सेव करने हैं, ठीक है, मतलब बैंक में, ठीक है। और इसमें क्या था दूसरे वाले एग्जाम्पल में, कि भाई अपने हिसाब से, भाई इस महीने क्या हुआ कि मान लो 2,000 वहां चले गए, 8,000 बचे, 7,500 खर्च हो गए, 500 बचे ना, 500 डाल दो, अगले महीने 1,000 बचे, फिर कभी 4,000 बच गया, कभी 3,000, कभी 200 रुपये बचे, ठीक है, कभी बचे ही नहीं, होता है ना। तो भाई यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है कि हमें कोई अमाउंट सेव करना है, यहाँ तो भाई जितना बचा, जितनी भी हमारी इनकम थी, जितने प्रॉफिट है, जितना बचा उतना क्या कर लिया हमने बैंक में डाल दी, एक तरह की सेविंग, ठीक है। और क्या इसमें कुछ फिक्स था, क्या खरीदना है हमें, इसमें हमने सोच लिया, क्या पता, हमने क्या सोचा, क्या पता कल को कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ, और हमें पता नहीं क्या दिक्कत आएगी, हमें ये नहीं पता क्या दिक्कत आएगी। उसमें तो कंफर्म था कि बाइक खरीदनी है, बाइक खरीदने की दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, उसमें तो कंफर्म था कि बाइक खरीदनी है, बाइक खरीदने की दिक्कत। पर क्या इसमें कंफर्म है, क्या किसी को पता था ऐसे लॉकडाउन हो जाएगा? पर जिसने सेविंग कर रखी थी वो तो बोल रहा था कि भाई मैंने ऐसे ही टाइम के लिए सेविंग कर रखी थी, सही कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस है प्रोविजन और रिजर्व में। पहले तुम ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब समझना, ठीक है। जब भी हम एसएलएम मेथड यूज करते हैं तो एसएलएम मेथड में क्या होता है, 1 लाख की मशीनरी हमने बोला है लास्ट में 10,000 की बिक जाएगी, हमने बोला है लास्ट में 10,000 की बिक जाएगी, 10 साल उसकी वैल्यू है, ठीक है, 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, ठीक है। तो हमारा डेप्रिसिएशन क्या निकलता था, 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाय 10, 9,000 पर मंथ, 10 साल तक, पर ईयर 10 साल तक, तो 90,000 कम हो जाएगी, फिर उसकी वैल्यू 10,000 आ जाएगी, फिर जितने का भी बिकेगी, सही कह रहा हूँ। फिर हम उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्यों डालते थे, ये बताओ। अरे एक बात बताओ, 10 साल बाद क्या हम ये सोच रहे हैं हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, हमें मशीनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? हमें कल को ऐसा हो सकता है ये मशीनरी तो डेप्रिशिएट हो रही है, कल को ये मशीनरी खराब हो जाएगी, पर 10 साल बाद हमें मशीनरी की जरूरत तो पड़ेगी। तो ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, ये पता है क्या शो करता है, कि भाई यहाँ से मशीनरी की वैल्यू कम हुई, यहाँ हमने प्रोविजन से पैसे बचाए, यहाँ से कम हुई मशीनरी की वैल्यू और यहाँ से हमने क्या करे, पैसे बचाए। जो डेप्रिसिएशन हम इस साइड ट्रांसफर करते थे, ये पता है क्या शो करता था, ये शो करता था जितनी इसकी वैल्यू कम हो रही है उतने पैसे हम क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, और जितनी वैल्यू कम हो रही है ना उतने बचाने ही बचाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उससे कम बचा ले, उससे ज्यादा बचा ले, जितनी वैल्यू कम हो रही है उतने ही हमें बचाने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्यों लिख रहे थे, और किस मोटिव से, बताना किस मोटिव से, कि कल को ये मशीनरी हमारी खत्म हो जाएगी तो हम नई मशीनरी खरीद सके, क्योंकि 10 साल बाद हमारा बिजनेस ऐसा तो नहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन याद है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, वो क्या कहता था, बिजनेस चलता रहेगा अनफोर्सेबल पीरियड ऑफ टाइम तक, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि बंद हो जाएगा, और अगर हमने ये कह दिया कि 10 साल बाद बंद हो जाएगा, 5 साल बाद बंद हो जाएगा, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं हो रहा है, जो कि फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। तो समझ आया जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थे वो हम क्यों करते थे, ठीक है। ऐसी आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो भैया हम जितने हमारी मशीन की वो कम होती है वैल्यू, उतने हम सेव करते हैं अपने पास, सेव कर लेते हैं उतना, कैसे कंपल्सन, रियल में करते हैं, रियल में ही करते हैं, ठीक है। 1 लाख की मशीनरी है, 9,000 यहाँ डेप्रिसिएशन लगना था, हमने इस अकाउंट में डालने की जगह इस अकाउंट में डाल दिया, डेप्रिसिएशन भी शो हो गया, और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है वो दिखाता है कि भाई 9,000 अगर हमारी वैल्यू कम हुई है ना तो इतने ही पैसे सेम हमें बचाने हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर कल को हमारा 10,000 प्रॉफिट बचेगा ना तो 9,000 उसमें से पैसे कट जाएंगे, वो उसको काटने और प्रोविजन का नाम का बैंक अकाउंट में डालने। बात समझ आई, क्यों बचाने, क्योंकि कल को एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उसका प्रोविजन बनाओ ताकि क्या हो, कल को मैं क्या खरीद सकूं, मशीनरी खरीद सकूं। ऐसी होता है प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। ऐसी क्या होता है प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। भाई मशीनरी है उसमें तो कल को रिपेयर आने ही आने हैं, ठीक है। इंजीनियर आता है, इंजीनियर पहले ही बता के चले जाता है भाई इसमें साल में 2 बार आपको क्या कराना पड़ेगा, सर्विस करानी पड़ेगी, ऑयलिंग वगैरह करानी पड़ेगी। सही कह रहा हूँ, जैसे हमारे एक क्वेश्चन में भी आया था, ठीक है। वैसे देखो बाइकों में भी होता है, हर महीने करानी पड़ेगी, तो हर महीने आपको एक तरह का क्या करना पड़ता है, प्रोविजन रखना पड़ता है। एक तरह का क्या रखना पड़ता है, प्रोविजन रखना पड़ता है कि भाई देखो हम ना अंदाजे से लगते हैं प्रोविजन। देखो ज्यादा भी खर्चा आ सकता है, कम भी खर्चा आ सकता है। देखो हमने क्या करा, देखो हर साल 9,000 बचा रहे थे, 10 साल बाद कितने होंगे, 90,000। क्या नेक्स्ट मशीनरी 90 की आएगी? क्या नेक्स्ट मशीनरी 90 की आएगी? नहीं भाई, नहीं पता हमें, ठीक है। पर हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, क्या पता 90 के आसपास आए, क्या पता 90 के आसपास। 90 तो यहाँ से जमा कर लिए, कल को वो मशीनरी बिकेगी भी तो क्या पता 10 से ज्यादा के बिक जाए, क्या पता 10 से कम के बिके। ये अगर 9 साल सेव करेंगे तो 9 साल में कितना होगा? 10 साल में 10 साल होगा ना, 10 साल में 90 होगा। और फिर वो 10,000 हमने वैल्यू देखी है उसकी, क्या पता वो 9 की बिके, क्या पता 10 की, क्या पता 15 की बिक जाए। फिर वो पैसे टोटल हम एक तरह का क्या लगाते हैं, प्रोविजन में हम अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। पर देखो सटीक अंदाजा किस में होता है, प्रोविजन में या फिर रिजर्व में? रिजर्व क्या था, रिजर्व वाला दूसरा एग्जांपल था कि जो कोविड वाला दिया था मैंने कि सब बचाते हैं पैसे, उसमें भाई पता ही नहीं होता कितने पैसे खर्च हो जाए, जितने ज्यादा ठीक बचे है। उतना सही। हाँ मान लो जैसे भाई गिर गया था, भाई का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, तो उसमें कितने पैसे खर्च हो सकते थे, ठीक है। तो उसमें हमें पता नहीं है, कल को भाई होने को तो 100 रुपये भी खर्च हो सकते हैं, होने को 10,000 भी खर्च हो सकते हैं। रिजर्व में हमारा कोई मोटिव नहीं होता। रिजर्व में मोटिव नहीं होता, बस हम एक तरह का सेव कर रहे होते हैं, पर मोटिव होता है, वो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी रिजर्व का मोटा मोटा मतलब समझो कि भाई क्या होता है रिजर्व का मतलब, कि भाई हमें पता नहीं होता किस लिए सेव कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, और कोई भी कंपल्शन नहीं है सेव करने की, कोई भी कंपल्शन नहीं है सेव करने की, बस हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं अपने हिसाब से जितना भी बचता है। पर ऑन द अदर हैंड व्हाट डू मीन बाय प्रोविजन, प्रोविजन मतलब कंपल्शन है, सेव करना है। क्यों? क्योंकि एक टारगेट अचीव करना है कि भाई कल को एक टाइम बाद हमें इतना पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है, या फिर उसके आसपास खर्च करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, किस में हम एग्जैक्ट अमाउंट अज्यूम कर सकते हैं कि इसके आसपास आएगा? प्रोविजन में। रिजर्व में तो कुछ भी हो सकता है, रिजर्व में तो हम करे जा रहे हैं सेव, कि कल को कोई हमें दिक्कत आए तो हम क्या कर लेंगे भाई, कल को हमें दिक्कत आए हम बैंक से पैसे निकाले कर देंगे, चाहे 100 रुपये की दिक्कत आए 10,000 की, ठीक है। और प्रोविजन में क्या है, प्रोविजन में हमें एक अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई ये आएगी, चलो मान लो हमने बोला इस 20,000 की अभी इस साल, भाई क्या पता कल को 24 की हो जाए, तो हमने इसीलिए 2,000 सेव करें, ठीक है। तो एक तरह का अंदाजा लगा के हम सेव करते हैं, ऐसी प्रोविजन फॉर रिपेयर्स होता है, ठीक है। कि भाई हर साल हमें पता है कि भाई 2 बार रिपेयरिंग होनी है 6 महीने में, ठीक है, और उसमें 10,000 खर्चा आना है, 12,000 आना है मान लो, ठीक है। तो हर महीने कितने सेव करने पड़ेंगे, 6 महीने 12,000 आ रहे हैं तो 2,000 सेव करने, फिर 12 आए भाई वहां से निकाल ले। अगर अगले साल अगर बाइक की कॉस्ट बढ़ गई तो? कॉस्ट बढ़ गई तो मतलब रिपेयर रिपेयर की, तो मैंने बोला ना एक अंदाजा लगाते हैं हम बोलेंगे यार इस अब थोड़ी बूढ़ी हो रही है बाइक, ठीक है, या फिर कोई मशीन बूढ़ी हो रही है, तो फिर हमें क्या करना है, इस पे ज्यादा पैसे लगाने हैं, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, प्रोविजन में क्या होता है, एक तरह का अंदाजा लगता है, पर रिजर्व में कोई भी अंदाजा नहीं लगता है, रिजर्व में कोई भी अंदाजा नहीं लगता है। प्रोविजन में हमें काटना ही काटना पड़ता है पैसा, जितना हमारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है, हमें काटना ही काटना पड़ेगा पैसा। पर क्या रिजर्व में क्या पैसा काटना पड़ता है? नहीं, ठीक है, रिजर्व में कोई भी पैसा काटना नहीं पड़ता। रिजर्व में अगर पैसा बचा तब काट लो, पर प्रोविजन में भाई 10,000 अगर आपने कमाया ना तो 2,000 पहले साइड करो, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देता हूं, अगर आपने 10,000 इस महीने सैलरी नहीं भी आई ना तो 2,000 आपको साइड करने ही पड़ेंगे, चाहे कहीं से भी हो। क्योंकि देखो अगर देखो सैलरीड पर्सन के हिसाब से समझ रहे हो तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, जो 10,000 हमने कमाए नहीं तो 2,000 रखेंगे कहाँ से साइड में, ठीक है भाई। पर अगर बिजनेस के नजरिए से देखो ना, देखो हमने कुछ भी नहीं कमाया, 2,000 हम साइड रख रहे हैं तो लॉस में चले जाएगा बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में पॉसिबल है, सैलरीड बंदे में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस में हो सकता है, ठीक है। बिजनेस में देखो एक सिंपल सी चीज, अगर मान लो हमारा लॉस हो रहा है, क्या हम रिजर्व कर पाएंगे, क्या हम सेविंग कर पाएंगे? रिजर्व तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्या हमें प्रोविजन करना पड़ेगा? बिल्कुल प्रोविजन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब भैया ने सोचा है कि भाई हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्टर वाला लेंगे, प्रोजेक्टर वाले का पूछ गया 50,000, तो भैया ने बोला मैं 1 महीने में 5,000 सेव कर लूंगा, 10 महीने में क्या कर लेगा 50,000, तो भैया को क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर प्रोजेक्टर, क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर प्रोजेक्टर। या फिर दूसरा एग्जाम्पल दूं, भैया ने थोड़ी बहुत हर महीने सेविंग करते हैं, भैया ने बोला अच्छी खासी सेविंग हो गई है, अचानक मन करा कि आप क्या खरीद लें, प्रोजेक्टर। कोई एम नहीं था, एम कुछ नहीं था, सेविंग करते रहे, और वो क्या है, रिजर्व, ठीक है। बात समझ आई यहाँ तक, ठीक है।
तो भाई जो मैंने कहा ना कि भाई लॉस होने के बावजूद भी जो पैसा कटता है, पैसा हमें साइड रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं प्रोविजन। पर जब हमारा प्रॉफिट होगा और जो पैसा हम सेविंग कर रहे हैं, साइड रख रहे हैं, उसे क्या कहते हैं रिजर्व। तो इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको टर्म्स में बोलते हैं प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जो रिजर्व है वो क्या है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का ना 12th में आपका पहले चैप्टर में है, तो अभी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ 2-3 महीने बाद सबको याद रहेगा, ठीक है। अप्रैल मई तक तो याद रहेगा, ठीक है। अप्रैल में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा अगर आपका ढंग से बैच चला। ढंग से बैच चलने का मतलब है स्कूल में पास कर दिया आपको फटाफट, ठीक है। पास कर दिया मतलब भाई टाइम से एग्जाम हो गया, टाइम से पास कर दिया, ठीक है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि हमें नहीं पता। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने कुछ फ़ोन ले रखा है, ठीक है। फ़ोन की EMI कटती है 10 तारीख को 2000 रुपये की, ठीक है। और दूसरा मैं बोल रहा हूँ 2000 रुपये आपने सोच रखा है कि मैं ना अपने घर पे भी दूंगा, ठीक है। 2000 क्या करूँगा अपने घर पे भी दूंगा। 10 तारीख आई, ठीक है। आपके पास बचे लास्ट के 2000, आपके पास कितने बचे लास्ट के 2000। बताओ क्या कंपल्शन है देना, फ़ोन का EMI देना। अगर ये नहीं दी तो भाई वो चार्ज लगा देंगे, कल को बोलेंगे भाई तुमने क्रेडिट स्कोर पे हिट कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। घर पे नहीं दी तो एक बार को समझ में भी आता है, पर अगर इस पे नहीं दी तो क्या हो जाएगा भाई दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे हमारा प्रॉफिट हो, और दूसरे एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपका 0 रुपये बचे, तो क्या बैंक आपके पास आके कहेगा अरे चिंता मत करो, नहीं है ना आप पे पैसे, मत दो, कोई नहीं, ऐसे बोलेगा बैंक। वो बोलेगा चुपचाप पैसे निकाल जहाँ से भी लेकर आए, ठीक है। तो इसे कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे पैसा हो चाहे ना हो, भरना पड़ेगा। और दूसरे को मैंने एग्जांपल दिया जो घर पे देना, उसका मतलब क्या है कि भाई अपनी मर्जी है, क्या है अपनी मर्जी। पैसा होगा तभी देंगे, जब पैसा होगा तभी देंगे, ठीक है। तो यही है प्रोविजन जो कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ठीक है। लॉस हो चाहे कुछ भी हो, चाहे बिल्कुल 0 पे पहुंच जाए, ठीक है, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा प्रोविजन बनाना पड़ेगा, बिकॉज प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि भाई हमें नहीं पता कि हमारा क्या कहते हैं कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम क्या कर लेंगे सेव कर लेंगे पैसा, ठीक है। लॉस में तो हम कर नहीं सकते पैसा सेव, ठीक है। लॉस में वही करते हैं जो क्या होती है कंपल्सन। जैसे सैलरी देना, मान लो आप सब मेरे एम्प्लॉय है, मेरे को सैलरी देनी है, मैंने बोला इस साल लॉस हुआ है किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, आप मानोगे? आप हल्ला बोल कर दोगे, हल्ला बोल, ठीक है। जैसे एमसीडी वाले हैं, एमसीडी वालों को सैलरी नहीं मिल रही पर सरकार को देनी तो पड़ेगी, देनी तो पड़ेगी। तो ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। बोल रहा है मारेंगे अगर किसी बंदे ने अगर बैंक से 5 लाख का लोन लिया और उसके पास पैसे है ही नहीं, ना घर है ना पैसा, कुछ भी, कोई कैसे नहीं उसको देने के लिए घर ले ले उसको। तो भाई पहली बात तो बैंक गिरवी रखती है कुछ, ऐसे नहीं होता। असट नहीं बोलो जो यहाँ से मॉर्गेज रखती है कुछ, ठीक है, ऐसे नहीं होता। भाई चलो घर के पेपर रखे उसने, हाँ पर उसने भेज दिया। किसी भी तरह टेढ़ा करके भेज दिया तो नीलामी करते हैं। नहीं होगा ऐसा। जेल। वह जो ये अच्छा जेल भैया, होगी और क्या होगा। और उसके मीन्स घर की वैल्यू उसके लोन से ज्यादा कम है तो क्या करेगा? तो बाकी के लिए केस लड़ेगा, केस करेगा बैंक उस पर, बस अगर नहीं देता है तब भी नहीं, जेल पे जाएगा और फिर क्या है। बैंक तो घाटे में जाएगा। भाई क्या कर सकते क्रेडिट नहीं हैं, बेच देंगे। तभी तो एनपीओ होते हैं, सदे का iPhone ही आया बस। नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो भाई जैसे विजय माल्या स्कैम करके भागा, इसने पहले लोन लिया था बैंक से, इसको से लोन मिल गया, लोन कैसे मिला था? ठीक है, इसलिए या उसके अच्छे उससे अच्छा वो होता है। मैंने बोला तेरे पास इन सब के पैसे पड़े हैं, ठीक है, सब तेरे को 100 रुपये दे के बैठे, तेरे पास 1000 रुपये पड़े हैं। मैंने बोला तू ये 1000 रुपये मेरे को दे दे, ठीक है, 100 रुपये मैं तेरे को दूंगा और मैं वापसी कर दूंगा, ऐसे बोला हमने, ठीक है। तूने बोला अरे मेरे को 100 मिलेंगे भैया, वापसी भी कर देंगे, 1000 वापसी आ जाएंगे, जब जो मांग गया दे दूंगा। तो भैया ठीक इसको है। नहीं जो भी यहाँ से जाता है दूसरी उसने कंट्री बैंक वालों को पैसा दिया, लोन लेके बैंक वालों को पैसा दिया उसने, हाँ बैंक वालों से साथ मिला था ना, मतलब करोड़ों उसने रुपए गिरवी खिलाए तक की हुई उसने। चीज। यही तो होता है। तेल चल गया तेल। तो भैया जिस कंट्री में वो रह रहा होगा अभी तो बाकी पुलिस से हैंड ओवर क्यों नहीं करती? वो करेगी नहीं। होता है, बहुत सारी चीजें होती है, ह्यूमन राइट्स के लॉ होते हैं। किराए पे रहने के बाद लंदन का वो लंदन बाहर वापस पैसे देंगे। उसके पास गोल्डन वीजा है वहाँ का, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ कौन है वो? है। क्या नीरव मोदी नहीं पता तेरे को? जिसने वो किया था कांड। नीरव मोदी सबसे बड़ा फ्रॉड करके गया है, विजय माल्या 12 करोड़ का 12,000 करोड़। कौन है? और थे भी चुप कराओ यार इसे। 12,000 नहीं पता मुझे।
विजय माल्या है नीरव मोदी का। नरेंद्र मोदी वो भी है भाई। वो कहाँ रह रहा है मेरा? यूके रहते हैं सारे। नहीं यूके में अभी एक चीज है, जैसे कोई भी आउट ऑफ इंडिया से लाता है, कंट्री छोड़ के चलाता है, उनको कंट्री मतलब उनको पकड़ भी नहीं पाते हैं। होता है बहुत सारी अगर ये चीजें होती होते है हर कंट्री में अगर अलग ये होते होता हैं है। अमेरिका वाले तो उसको देते हो लोग अब यार वे ऐसा नहीं सकता, हम वहाँ की पुलिस से कांटेक्ट करके बता दें कि ऐसे करा है। सब पता है वहाँ पे, सब वीडियो भी बन जाती है उनकी। तो चाहते हैं वहाँ का उनको बड़े रेवेन्यू और वहाँ की पुलिस वहाँ का लोन लेके आके बैंक तो इधर नहीं करते ना वहाँ फिर तो पे। इतना खटका ना काटे। सिटीजनशिप चाहिए यूके लोगों के लिए। तो मतलब भैया वीजा भी रह रहा होगा जब से अब तक वो। अबे नहीं गोल्डन उसको- वीजा होता है उनका, कभी भी आ सकते हैं। वे वीजा तो किसी मींस एक वो रहता है ना कि क्या होते हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद तुम्हें वापस जाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। गोल्ड का है। बोल तो रहा हूँ गोल्डन वीजा, कभी भी कितना भी रहो। रिन्यू नहीं कराना पड़ता है। देखो सिंपल सी बात है, हम रिजर्व के बारे में और प्रोविजन के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो प्रोविजन होता है ना वो तो सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। इसके पास एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर रिजर्व्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? देखो और एक और चीज अभी बताता हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या है? देखो डाउटफुल, व्हाट डू यू मीन बाय डाउटफुल? डाउटफुल मतलब जिसपे शक हो, ठीक है। और डेट्स का मतलब क्या है? उधार, ठीक है। जिसपे शक की उधार हो, मतलब मान लो कोई भी ना, आपका कभी भी बिजनेस होगा ना, आप 10 जनों को उधार दोगे ना, तो एक बंदा जरूर ऐसा निकलेगा जो पैसे नहीं देगा, ठीक है। क्या पता ज्यादा भी निकल जाए। तो इसको ही कहते हैं, जैसे हम जिसको उधार सामान बेचते हैं उसको क्या कहते हैं हम? डाउटफुल डेट। नहीं उसे क्या कहते हैं? डेप्टर। डेटर। उसे क्या कहते हैं? डेटर। उसे क्या कहते हैं? डेटर। तो हर बिजनेस में ऐसे होता है, जितने भी डेटर होते हैं ना, उसमें से ना एक बिजनेसमैन के दिमाग में आ जाता है। जैसे भैया भी हैं, भैया किसी को बोलते हैं कि बाद में दे देना फीस, तो बंदे आधे लेके ही भाग जाते हैं। आपके ही दोस्त होंगे आसपास कोई है कि नहीं है? सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? ठीक है। तो यही होता है डाउटफुल डेट्स। ये क्या है? नहीं जानते ही होगी, ये है क्या? हाँ। अच्छा क्या? दीक्षा का भारत है ये। दीक्षा में 3 महीने की फीस नहीं देगी क्या दीक्षा में? यहाँ भी मेरे को तेरे भाई में शक है भाई। ये तो भी ऐसे ठीक है। का दोस्त है वो। अब तो डाउटफुल डेट बन चुका है, दिक्कत नहीं ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात क्या है, जितने भी मतलब उधार दे रखा है ना, जितने को भी सबको उधार दे रखा है, तो उसमें क्या होता है भाई? उसमें ये होता है कि भाई कोई ना कोई तो मतलब पैसे देगा नहीं हमारे। तो ना हर बिजनेसमैन को ना इसके लिए दिमाग रखना पड़ता है। कैसे? देखना, ध्यान से सुनना। मान लो भाई को देने मेरे 10,000 रुपये, ठीक है। मतलब सबको, मतलब सब मिला के 10,000 रुपये देना है। मैंने भाई को वापसी करना है 10,000 रुपये। आप सबको मिलकर मेरे 10,000 रुपये देने हैं, मैंने भाई को वापसी करना है 10,000। भाई आया, बोल रहा बहुत बड़ा टाइम हो गया भैया, मेरे पैसे निकालो। मैंने बोला, फिर मैंने सबको कॉल घुमाया, भाई कल तक पैसे दे दोगे? सबने बोला ठीक है दे देंगे, ठीक है ऐसे दे देंगे, ठीक है। तो भाई मैंने बोला ओए कल आ जियो, ज़्यादा एडवांस, ठीक है। छोड़े भाई। मैंने बोला कल आ जाओ, तेरे मुंह पे फेंकूंगा तेरे 10,000 रुपये हैं। फिर क्या कहते हैं, फिर सबको मैंने बुलाया, चुनियाल भाई देके चले गया, अपना मोन्टू भाई नहीं देके गया, मोहित भाई भी, ठीक है, तुषार भाई भी, स्वप्निल भाई भी, कौशल भाई नहीं देके गया। अब मैं बोल रहा भाई ये तो खाली 6,000 रुपये हुए हैं, 2,000 तो आएंगे, मैंने बंदी है। ठीक है। हो गया बाद में। ठीक है, 4,000 नहीं आए, भाई आ गया, ओए पैसे निकाल मेरे। मैंने बोला भाई 6,000 हुए भाई, हाथ पैर ठीक है। पर अगर इसको दूसरी तरह से सोचो, अगर मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया होता कि ये 2 बंदे, या फिर एग्जाम्पल ले लो कि मैं ना सारे घर में ना रहे। पहले से ही मैं निकाल लेता कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, भाई ये 2 केस डाउटफुल हैं, तो मैं इनके लिए क्या बना लेता हूँ? एक प्रोविजन बना लेता हूँ, ठीक है। मेरे को इनसे 3 महीने बाद पैसे लेने हैं और कितने 4 महीने बाद फॉर एग्जांपल पैसे लेना है और 4,000 लेना है, तो मैं हर महीने 1,000 सेव करूंगा। क्यों? क्योंकि कल को ऐसा हो कि ये पैसे ना दे और मेरे को कहीं आगे देने पड़ जाए, तो एक तरह क्या हो जाए मेरा, 6,000 आ चुके हैं, 4,000 पड़े हुए, ये ले भाई चल निकल ऐसे। अब ये 6,000 बना है तो डाउटफुल डेट 6,000 बिना। देखो यार, हर बिजनेस में थोड़ा बहुत तो होता है कि नहीं आएंगे पैसे, पर बच्चे बंदे अच्छे भी तो होते हैं, मेरे जैसे अच्छे भी तो होते हैं, ठीक है। डाउटफुल डेट। समझ रहे हो? डाउटफुल डेट है मेरा, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कि भाई। और एक और चीज ये पता है कौन से प्रिंसिपल के हिसाब से बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कि हम ये नहीं सोच के चलते कि सारे पैसे दे देंगे, हम ये सोच के चलते हैं कि भाई कुछ तो होंगे जो पैसे नहीं देंगे। भाई देखो सारे पैसे दे जाए तो अच्छी बात, ठीक है। अगर नहीं दिए तो पुलिस केस नहीं भाई, वो तो लंबा प्रोसीजर हो जाता है, ये डायरेक्ट कोर्ट में जाता है, पुलिस केस नहीं, ठीक है। पुलिस केस तब होता है जब फ्रॉड होता है, इस पे नहीं होता कि कोई उधारी लेके चले गया, ठीक है। मेरे पेपर में क्वेश्चन है तो कैसे डेफिनेशन इसकी, प्रोविजन की मतलब ये सारे मतलब अभी सब टिक करा रहा हूँ ना,
अभी घर से लिख के आना तुम्हें भी। भैया रोज होमवर्क दे रहे हो आप, और पहले भी दे तो भाई अब रहे होमवर्क ही मिलेगा तगड़ा। अब अगले महीने पेपर आ रहे हैं ना, अगले महीने नहीं है, अगले से अगले। अगले से अगले हो जाए बस। डंडे अगले महीने तो हो रहे हैं ना पेपर डंडे मारो हैं? डंडे मारो। और 31 तारीख को आपका टेस्ट होगा, इतना डाल किसका? अकाउंट्स का। कौन चैप्टर? कौन से चैप्टर? जितने सारे का सारे क्या सारे? जितने? यार भाई साहब, कुछ बोल रहे हैं। भैया जरूरत तो पड़ी है। बता देंगे, चलो बता सबसे पहले देंगे, भी ठीक है। देखा। अभी देखते हैं, बता देंगे भैया, बता देंगे, बता देंगे भैया। ठीक है। सिंपल सी बात क्या है, मैंने बोला कि भाई भैया ने पहले टेस्ट नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया, अब तोड़ अच्छे रहे बन गए, अब तोड़ रहे हो, बता रहा। भैया बैंड में तोड़ते हैं क्या? और क्या? नहीं, हमें तो मैं बोलता भैया हूँ, आपसे साथ में एक बार टेस्ट है, अब टेस्ट यहाँ लेना और कमर नहीं पिटूंगा, वहाँ नहीं पिटूंगा मैं, क्यों? वहाँ शर्म आती है। चलो बात रो रहा था नहीं इधर। अबे किसका चक्कर इसको है? देखा नहीं कर रहा था ये। YouTube पे जाएंगे वीडियो। अभी तेरी फोटो दिखाऊंगा भैया आता है, और भैया। क्या बनता है? कल ना मेरे को आया था पेपर, ठीक है, तो मैंने कहा आईपीएम मारते नहीं है, तो कह रहा भैया मारते हैं। हाँ। तुमने भी देखा नहीं है, हाँ। वो कल ही तोड़ तो त्राव ने तोड़ दिया, मैंने देख लिया। अरे नहीं, मैं नहीं मारता। नहीं मारता, देखा? कसम से नहीं देखा? मारता। तुमने मेरे को मारते देखा है? वो ढस्से में पहन के आया है। सुबह नहीं डाला सुबह नहीं था? पहना था इसने। सवेरे आज 10 बहुत तगड़ा हाँ, दादा ने क्या बिक नहीं रही होगी तेरी लपेट के। ठीक है, ये चालबाजी है इसकी। फिर बोले अरे मेरी दुकान में है, चाहिए किसी को? ये बिजनेस में है ना बंदा, ठीक है। लेकिन आपने मार दिया हड्डी से। देखो सिंपल सी बात है, एक चीज देखना है, ठीक है। प्रोविजन किसके हिसाब से बनता है? किसके हिसाब से बनता है? फ्यूचर की सोच के, ठीक है, कि भाई हमें एक ऑब्जेक्टिव रखना पड़ता है और हम थोड़ा बहुत पैसा बचाते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन के लिए क्या है, फिक्स अमाउंट सेव करते हैं या फिर एक तरह का अमाउंट सेव करते हैं कि भाई जिससे हमारे क्या हो, फ्यूचर के टारगेट्स मीट हो जाए। पर रिजर्व में ऐसा होता है भाई नहीं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन होता है? प्रोविजन। एप्रोप्रिएशन कौन होता है? रिजर्व, ठीक है। अब रिजर्व के टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। देखो पहली बात, रिजर्व किस किस चीज के लिए यूज होगा, इसमें एग्जांपल भी लिखा है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस की भाई अच्छा खासा पैसा सेव हो गया है, चलो भाई अगला सेंटर खरीदते हैं या कोई और घर खरीद लेते हैं, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, भाई सेविंग तो सबके लिए अच्छी है, जितनी सेविंग करोगे फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी। रिडम्पशन ऑफ लाइबिलिटीज, मतलब जो लाइबिलिटीज है हमारी, कल को भाई उसके कल को क्या पता भाई हमारे पास इनकम आनी बंद हो जाए, तो लाइबिलिटी तो चुकानी पड़ेगी। बैंक के लोन लिया, किसी से लोन लिया, उनको तो चुकानी पड़ेगा, तो सेविंग ही काम आएगी, ठीक है। मीटिंग ऑफ अनफोर्सिन कंटीजेंसी, कोविड जैसी सिचुएशन, ठीक है। अनफोर्सिन का मतलब है जो पता नहीं है किसी को, और कंटीजेंसी मतलब है मुश्किलें, ठीक है। मेकिंग डिविडेंड्स यूनिफॉर्म एवरी ईयर, ये ऐसी फालतू की चीज। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, ये फालतू की चीज है, अगले साल पढ़ेंगे, ठीक है। कंपनीज एक्ट है ना, पूरा कंपनीज आपके अगले उसमें सब आईपीओ के बारे में सब समझाऊंगा, ठीक है। इसी साल पढ़ेंगे हम, चिंता मत करो। इसी साल मतलब अगले 12th में, इसी साल, ठीक है। इसी फाइनेंशियल ईयर, नहीं अगले फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, 12th में, ठीक है। कुछ चीजें जो मैंने लास्ट के 2 एग्जाम्पल। रिजर्व, देखो रिजर्व होता है 2 टाइप के, ध्यान से सुनना। मैंने पढ़ाया था, एक याद है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और एक और चीज पढ़ाई थी, एक रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है। इन दोनों का मतलब पता है? भूल गया, ठीक है, ठीक है। भूल गया सब, पढ़ा सब। तू तो था ही नहीं था। अबे भैया द्वारा पढ़ाते मेरे को। वैसे ही क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ रिजर्व होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ रिजर्व 2 टाइप के होते हैं, एक रिवेन्यू रिजर्व और एक कैपिटल रिजर्व। देखो मैंने क्या बोला, जो रिजर्व होते हैं वो कैसे बनते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट। कैसे बनते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट। जब हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचा, हमें लगा भाई पैसा सेव करना चाहिए, तो कैसे बना है? प्रॉफिट। 2 तरह के प्रॉफिट होते हैं, एक होता है रिवेन्यू प्रॉफिट और एक होता है कैपिटल प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन बाय रिवेन्यू प्रॉफिट? जो हम काम कर रहे हैं, जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट हुआ, जो हमारी डेली एक्टिविटीज से जो हमें प्रॉफिट हुआ, उसे क्या कहते हैं? रिवेन्यू प्रॉफिट। और ये जो मशीनरी बेच के प्रॉफिट होता है, ठीक है, मशीनरी बेचना क्या हमारा रोज का काम है? नहीं भाई, हमारे क्या है, ओए रख उसे, ध्यान भटका रहा है अपना, रख उसे फटाफट, तू भी रख, जल्दी रख। पैसे छुपा दे साइड देख रहे में। हो भैया, अभी तक खेल रहा है। खेलो वेलो मत इससे, पिटोगे वरना, ध्यान भटकता है इससे, तब से खेले जा रहा है, सुन नहीं रहा, हाँ। सुन रहा हूं मैं। चुप कर। देखो एक तरह का क्या होता है, जो हमने ट्यूशन कमा के, ट्यूशन पढ़ा के प्रॉफिट कमाया, ठीक है। और दूसरा देखो, जो मशीनरी को बेचने पे जो प्रॉफिट होता है ना, कभी आपसे कोई पूछे ना हो किस नेचर का प्रॉफिट होता है, किस नेचर का प्रॉफिट होता है? कैपिटल नेचर का। वो किस नेचर का प्रॉफिट होता है? कैपिटल नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल नेचर? कि जो भाई रेगुलर काम करने से नहीं आता है, जो कभी कभार जैसे मशीनरी अब बेच दी, प्रॉफिट हो गया, तो भाई हमारा क्या है? कैपिटल नेचर। रैंडम मतलब, ठीक है, रैंडमली की जो हमारा एसेट बेचने से जो प्रॉफिट हुआ, और ऐसे काम करने से जो प्रॉफिट हुआ जो हमारा रोज का रोज नहीं होता, ठीक है। तो रिवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट का मतलब समझ आया? तो जो रोज के प्रॉफिट से रिजर्व बनता है उसे कहते हैं रिवेन्यू रिजर्व, और जो भाई कैपिटल प्रॉफिट से रिजर्व बनता है उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। अब रिवेन्यू रिजर्व के भी 2 पार्ट है, एक जनरल रिजर्व और एक स्पेसिफिक रिजर्व। एक जनरल रिजर्व और एक स्पेसिफिक रिजर्व। देखो
जिनके घर में बहन है ना उनको तो पता ही होगा, ठीक है। पिछले साल तो मेरी क्लास में यार लड़कियां थी तो उनको पता ही था, ठीक है। तो जो पापा लोग होते हैं वो क्या करते हैं पता है, दो तरह की सेविंग करते हैं। एक तो नॉर्मल पढ़ाई लिखाई के लिए, ठीक है। एक करते हैं भाई शादी के लिए, कभी भी आपने देखा हो तो, ठीक है। उसमें क्या करते हैं भाई, ये जो पैसा है ना ये बहन की शादी के लिए, ठीक है, मतलब बेटी की शादी के लिए रखने ही रखने, ठीक है ना। तो भाई यही है जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व मतलब, ध्यान से सुनना, जनरल रिजर्व मतलब ऐसी सेविंग जो हम बिना किसी मोटिव के लिए करते हैं, बिना किसी मोटिव के लिए कि कल को कोई दिक्कत आए तो कर लिया हमने। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक रिजर्व? या फिर मैं इसका और एक अच्छा एग्जांपल, तो सबने वो देखे सलमान खान और अक्षय कुमार होते हैं जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी होती है, मुझसे शादी उसमें याद है 3 गुल्लक कौन से गुल्लक रखे होते हैं? बहन की शादी, दादी का ऑपरेशन और एक भगवान के नाम, ठीक है। तो जो भगवान के नाम वाला होता है ना वो समझ लो वो कभी भी यूज करने वाला है, ठीक है, कि भाई हम कभी भी यूज कर सकते हैं, मुश्किल आई तो यूज कर रहे हैं। पर वो जो देखो वो तो फोड़ देता है गुल्लक, वो तो फोड़ देता है गुल्लक, पर जो 2 गुल्लक होते हैं ना वो किसी लिए होते हैं भाई, एक तो बहन की शादी के लिए और साथ में कंपल्सरी, मतलब ये तभी फोड़ेंगे, ये फोड़ेंगे पर तभी फोड़ेंगे जब क्या होगा, पर अब आप बोलोगे भैया प्रोविजन और स्पेसिफिक रिजर्व, मतलब देखो एक जनरल रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व मतलब कि कुछ भी हम कर सकते हैं, और एक क्या होता है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व मतलब ध्यान से सुनना, जो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया स्पेसिफिक रिजर्व प्रोविजन में डिफरेंस क्या होगा? वही डिफरेंस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्रोविजन है, मतलब पैसा बचाना ही बचाना है, पर स्पेसिफिक रिजर्व कैसा है? अप्रोप्रिएशन, भाई पैसा आया तो तब डाल देंगे हम इसमें, ठीक है, नहीं आया तो नहीं डालेंगे। पर प्रोविजन में इससे उल्टा है, भाई पैसा डालना ही डालना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आई? बात समझ आई। और एक और चीज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो जनरल रिजर्व होगा ना वो हमेशा जनरल रिजर्व ही होगा, उसका नाम हमेशा जनरल रिजर्व होगा। पर जो स्पेसिफिक रिजर्व होगा ना वो पता है कैसे नाम होगा? ऐसे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब जिस रिजर्व के आगे कुछ और नाम लिखा हो ना जनरल के अलावा वो स्पेसिफिक रिजर्व होगा। जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो मतलब जो रिजर्व है वो किस लिए यूज होगा? इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के लिए, मतलब उसके आगे ही ना उसका पर्पस आ जाता है, जो उसके आगे ही उसका पर्पस आ जाता है, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो ये भी कौन सा है? एक स्पेसिफिक रिजर्व, तो उसके आगे उसका पर्पस आ गया। तो किसी का भी नाम ऐसे जनरल रिजर्व के अलावा जो भी नाम हो ना वो स्पेसिफिक रिजर्व है। बात समझ आई भैया? अगर किसी ने एलआईसी ले रखी है, मतलब कि बस शादी करवानी किसी की, मतलब बहन है किसी की भी, तो वो तो हर साल देनी पड़ती है कंपल्सन, वो तो प्रोविजन हो गया, वो प्रोविजन हो गया वो। हाँ। लेकिन वो तो किसी स्पेसिफिक के लिए है ना, स्पेसिफिक के लिए मतलब शादी के लिए स्पेसिफिक लिए हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, प्रोविजन हो गया ना, कंपल्सरी कटेगी कटती है ना एलआईसी। ये ऐसे बोलता है अरे पैसे नहीं एलआईसी बाद में ले जाए, नहीं पूछ रहा करती है ना, शादी के लिए भी एलआईसी होती है बिल्कुल। अबे तू भी छोटा है एलआईसी, सब चीज के लिए एलआईसी होती है। बड़े हमें हर साल लगाएंगे। पैसे लगाना है, तो शादी पे पैसे मिलते हैं। देखो ऐसा होता है कि लड़की शायद 18 साल की होती है, 21 साल की ऐसा होता है, वरना जो उसकी शादी हो जाए जो पहले हो, ठीक है, शायद ऐसे होता है। 21 साल में होता है शायद, मेरी दोस्त की भी हो रखी है, वो 21 साल की हो जाए होने वाली है शायद, अब मिलेगा उसे पैसे, ठीक है। तो ऐसा होता है कि 21 साल की हो जाए या फिर शादी पहले हो जाए, क्योंकि लड़कियों की वो है ना 18 साल है ना, जो पहले तब पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो एक महीना ना हम मीनिंग और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहले देखो प्रोविजन के कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन पढ़ते हैं। एक काम करो, देखो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाता हूँ। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, 1 नंबर का वो आ सकता है क्या? MCQ। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, एक रिजर्व फंड नाम की डेफिनेशन दे रखी है, रिजर्व फंड नाम। रिजर्व फंड में देखो क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज, द रिजर्व इज टर्म्ड एज रिजर्व फंड। देखो ध्यान से सुनना, मेरे पास पैसे बचे, मैंने सोचा रिजर्व सेविंग करता हूँ, एक डाला मैंने बैंक अकाउंट में, तो इसे क्या कहेंगे? नॉर्मल रिजर्व। इसे जनरल रिजर्व भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिवेन्यू रिजर्व ये, और अगर कैपिटल नेचर के प्रॉफिट का होगा तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है। दूसरी चीज देखना, मैंने बोला यार पैसे बचे हैं शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो ये कहते हैं आउटसाइड सिक्योरिटी, इसे कहते हैं आउटसाइड सिक्योरिटी, तो इसे क्या कहेंगे? रिजर्व फंड। क्या कहेंगे इसे? रिजर्व फंड। बात समझ आई? रिजर्व फंड का मतलब समझ आएगा, जब भी हम पैसा बचाओ पैसा आउटसाइड सिक्योरिटीज में लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? रिजर्व फंड। मतलब हम समझ ले बैंक के अलावा कहीं और पे भी लगाते हैं ना पैसा, जो हमारा बचा हुआ है उसे कहते हैं रिजर्व फंड। बैंक के अलावा कहीं और पे भी लगाते हैं, इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करना, ठीक है। भैया जो आपने कहा स्पेसिफिक रिजर्व और वो जनरल रिजर्व,
जो होते हैं, अगर उसमें अगर पैसे सेव नहीं हुए तो वो इसमें कोई जरूरी नहीं है ना, मतलब जरूरी नहीं है उसमें अगर पैसा नहीं है हमारे पास तो नहीं। ये शेयर मार्केट के अलावा इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से तरीके हैं? म्यूचुअल फंड, डेट मार्केट, लैंड म्यूचुअल खरीद फंड में लो। क्या होता है बताना एक बार। म्यूचुअल फंड में भी शेयर मार्केट में पैसा लगता है, वही तो अलग चीज होती है। उसमें कम पैसा भी लगा सकते 24 दिन में पैसा डबल। ऐसे नहीं होता। डीमैट अकाउंट क्या होता है? शेयर मार्केट में लगाने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो भी अगर किसी कंपनी के शेयर घटते गए तो मींस शेयर की वैल्यू घट गई तो हार गए हम। लॉस हो Demand supply। गया, लॉस हो गया, क्या हो गया? फिर बढ़ भी जाती है, फिर ऐसे क्या है, ऐसे थोड़ी कमी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट टिक मारो, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। टिक मारना है। हाँ, इंपॉर्टेंट टिक मारना सबसे ग्रो है वो। ग्रो भी नहीं करता खोलना। देखो इसमें ना आपका एक और टॉपिक दे रखा है सीक्रेट रिजर्व नाम से। इसमें एक और हाँ है, माँ ओ माँ अंदर चले जाओ। अरे कुछ नहीं करेगा वो, कोई नहीं, क्या करेंगे, अनलिस्टेड कर देंगे ना इसे। मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, 36 मिनट की बातों बातों में वीडियो में। देखो इसमें ना एक टॉपिक है हिडन रिजर्व। ये क्या है टॉपिक? हिडन रिजर्व। हिडन रिजर्व या सीक्रेट रिजर्व, ये क्या होता है? देखो पता है कभी कभी बिजनेसमैन ना चालाक होते हैं, पता है क्या करते हैं? मैं बताता हूँ। हमें मान लो हमें ना अपना प्रॉफिट कम शो करना है, प्रॉफिट ज़्यादा शो करना है, ठीक है? तो हमने क्या करा, हमने बोला 10,000 प्रॉफिट हुआ है। हमने क्या बोला 10,000 प्रॉफिट हुआ है, हमें वैसे करने चाहिए 2,000 सेव, ठीक है? पर हमने क्या कर दिया, पूरे के पूरे 10,000 सेव कर दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 0। हम बोलेंगे हमें टैक्स देने की जरूरत ही नहीं। वैसे ऐसा होता नहीं है, अब इनकम टैक्स तेज हो चुका है, तो अगर कोई वीडियो वगैरह में देख रहा हो तो तेज बनने की कोशिश मत करना है, ठीक है? तो सिंपल सी बात ये है, हम क्या करना चाहते हैं, ये होता है सीक्रेट रिजर्व, कि हमने क्या करा भाई, रिजर्व बना लेते हैं, उसे खर्च कर देंगे, किसको क्या पता चल रहा है, ठीक है? तो इन्हीं कहते हैं सीक्रेट रिजर्व, कि बंदों को पता नहीं चलता कि भाई बनाना चाहिए था 2,000, पर किसको क्या पता चल रहा है हम 10,000 बनाएंगे। कभी कभी ज़्यादा ही बना देते, कभी कभी कम भी बना देते। सिंपल सी बात है, मैंने तेरे को बोला 10 रुपये हैं तेरे पास, ठीक है? तू गया, ठीक है, 5 रुपये की चीज़ लेके आया, 5 रुपये बचे, मैंने बोला जितने बचे हो तू रख लिया। मेरे को नहीं पता वो चीज़ कितने की आई है, तो 5 की लेके आया। तूने बोला यार मैं रखने के लिए 1 रुपये भी रख सकता हूँ, रखने के लिए 5 रुपये भी रख सकता हूँ। तू आया भैया 10 रुपये की, मैंने बोला ठीक है दे दिया मेरे को, बस 5 रुपये तूने रख लिए। तो ये क्या सीक्रेट रिजर्व ही तो है तो भाई आपने बोला था ना 5 रुपए की चीज लाई और बाकी पैसे को रोक लियो। मैंने बोला 5 रुपये की लेके आया, बोला मेरे को 10 का, मेरे को पता ही नहीं हो कितने की, ठीक है? तो इसे कहते हैं सीक्रेट रिजर्व, कि भाई बंदों को पता नहीं होता कितने की है, आपकी मर्जी आप कितने पैसे बचाओ, तो सीक्रेट रिजर्व बन गया एक तरह का, कि बंदों को पता नहीं है कि कितना पैसा बचा है। ऐसे चोरी हो सकती है वैसे टैक्स तो किसी के तो आप इनकम टैक्स तेज हो चुका है, कैसे? वो टैक्स में पढ़ोगे तो नहीं बता सकता, मुझे अच्छा। समझ में नहीं आएगा। जो बैलेंस शीट में लिखते हैं, हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं वो। क्या? हाँ पता ही नहीं चलता ना, मैं बता रहा हूँ ना, इसे हम डिस्क्लोज नहीं करते। देखो बैलेंस शीट जो होती है ना, उसमें सब दिखाना होता है हमें, सारी एसेट, सारी लायबिलिटी और सारी चीज़, ठीक है? हाँ सारी रिजर्व भी दिखाना होता है, सारे प्रोविजन भी दिखाने होते हैं, पर ये हिडन रिजर्व है, हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्या बोलते हैं, कह रहा भैया ने बैलेंस शीट खत्म कर दिया। लास्ट है वो तो। आसान है ये। भाई तेरे कम मार्क्स आए, बहुत मिटेगा तू। भाई मैंने पढ़ाई नहीं है तो मस्त पढ़ाई। हमें किसी को नहीं पढ़ा। मैं सब रिवाइज कराऊंगा, पढ़ाई ठीक नहीं है है? भाई। मैं सब रिवाइज कराऊंगा, होने वाला है सबसे तुम्हारा बात टेस्ट। ठीक है? अभी इसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी 1-1.5 हफ्ते का चैप्टर है, ठीक है? उसके बाद आपका फाइनल अकाउंट चालू हो जाएगा। फाइनल अकाउंट से एक और फाइनल अकाउंट के बाद पढ़ाऊंगा सिंगल एंट्री। फाइनल अकाउंट से वो भी आराम से 10-15 दिन का है, ठीक है? 15 फरवरी के आसपास आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर रिवीजन भैया टेस्ट और रिवीजन के बाद होगा। रेक्टिफिकेशन हो है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लास्ट में कराऊंगा, ठीक है? पहले मैंने बीच में कराया था, तो बंदों को थोड़ा बहुत कम समझ आया था, क्योंकि उसके जो टर्म्स है ना वो बाद में भी यूज होंगे, ठीक है? तो फिर अब मैंने बोला कि लास्ट में कराते हैं, टेस्ट के बाद में रिवीजन के पहले देख लेंगे, टेस्ट बता देंगे, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है, आपको एक चीज करके आनी है, चैप्टर ना 3-4 पन्ने ना ऊपर से रीडिंग मार के आनी है। रिजर्व और प्रोविजन के बीच में डिफरेंस दिया, पहले बता दूं 4 से 6 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है? भैया 3 पॉइंट खोल दिए आता है ना, 3 दिए, वो रिवेन्यू रिजर्व और उसके बीच में डिफरेंस है, गधे उसके पीछे मुड़ के देख 7 पॉइंट है। 4 से 6 मार्क्स का आ जाता है, पहले सुन लेना। और बेसिस लिखने हैं, बेसिस नहीं लिखे आधे से 1 मार्क्स काट लेगा टीचर अपने हिसाब से। कितने चैप्टर कितने नंबर वाला चैप्टर